एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO नंबर 5 का जो हमारा 5th सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर 12। तो ये चैप्टर का नाम है ट्रैम चार्टरिंग प्रैक्टिसेस। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ट्रैम चार्टरिंग होता क्या है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें हमने पढ़ना है कि ट्रैम ट्रेड क्या होता है, ट्रैम ट्रेड जो होती है, ट्रैम चार्टरिंग कितने तरीके की होती है। 3 तरीके की जो है ट्रैम चार्टरिंग होती है, वो है चार्टर, टाइम चार्टर, बेयरबोर्ड चार्टर। ठीक है, बेयर बोर्ड चार्टर को हम डिमाइस चार्टर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आइटम ऑफ कॉस्ट की किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कॉस्ट कौन बियर करेगा, चार्टर पार्टी क्या है, उसकी क्लाउजेज, मेन क्लाउजेज क्या है। यही हमारे जो मेन 4 टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़ने हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है ट्रैम ट्रेड होता क्या है। ट्रैम ट्रेड deal with the bulk carriers which carry cargo of homogeneous variety in large quantity from either one port to another or between a few ports. When a tramp is engaged for the carriage of cargo, it is said to be under charter as either the whole or the bulk of its space is hired by one charterer. तो सबसे पहले हम जानते हैं चार्टर पार्टी क्या होती है। जब भी एक एक्सपोर्टर को, ठीक है, इंपोर्टर को गुड्स को डिलीवर करना होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसको किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। जब भी हम सी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तब हम 2 टर्म को जो है वो यूज़ करते हैं। एक तो होता है लीनियर सर्विसेज और दूसरा होता है हमारा ट्रैम सर्विसेज। लीनियर सर्विसेज क्या होता है, जब भी हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक अपने गुड्स को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जहाँ पे जो शिप का स्केड्यूल है वो फिक्स है, पोर्ट फिक्सेस है, यानी कि जहाँ पे हर चीज़ जो है फिक्स है, उसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रेड। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रैम ट्रेड की, ट्रैम ट्रेड क्या होता है, जहाँ पे कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई पोर्ट फिक्स नहीं है, ठीक है। जब शिप ओनर से एक चार्टर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिसने शिप को रेंट पे, हायर पे लिया हो, उसको हम बोलते हैं चार्टर। ठीक है, चार्टर कौन होता है, वो पर्सन जिसने शिप को रेंट पे लिया है। चार्टर पार्टी यानी कि शिप ओनर और वो पर्सन जिसने क्या किया है, शिप को रेंट पे लिया, उसको हम बोलते हैं चार्टर पार्टी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया चार्टर पार्टी होती क्या है। ट्रैम ट्रेड किस में डील करता है, बल्क कार्गो में। जब भी हमें एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे बल्क कार्गो को लेके जाना होता है और सेम नेचर के होमोजीनियस वैरायटी की क्वांटिटी होती है, लार्ज क्वांटिटी होती है जो हमें एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे लेके जानी होती है। क्या चीज़ें हमने पढ़ी, बल्क कार्गो है, होमोजीनियस नेचर है, लार्ज क्वांटिटी है, वन पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे हमें लेके जाना होता है, या फिर बीच में बहुत सारे पोर्ट जो है उसके आते हैं। ट्रैम इज एंगेज फॉर द कैरेज ऑफ कार्गो, इट इज़ सेड टू बी अंडर चार्टर, यानी कि जब भी हम कार्गो को क्या किया जाता है, कैरेज किया जाता है थ्रू चार्टर पार्टी, यानी कि जब शिप को रेंट पे लेके गुड्स को हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रैम ट्रेड। या तो हम पूरी शिप को क्या कर रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, या फिर कुछ पार्ट उस शिप का क्या कर रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं। क्योंकि सपोज करो अगर हमारे 1 या 2 कंटेनर हैं जो हमें एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे पहुंचाने हैं, तो हम लीनियर ट्रेड का यूज़ कर सकते हैं, लीनियर सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। बट जब हमारा जो कार्गो बल्क में है, कंटेनर बहुत ज़्यादा है, जब हमारे कंटेनर 50-60 कंटेनर है, या फिर इतने कंटेनर है कि पूरी शिप को कवर कर लेंगे या फिर आधी शिप को कवर कर लेंगे, तब हम ट्रैम ट्रेड का यूज़ करते हैं। अनलाइक द लीनियर ट्रेड, ट्रैम ट्रेड डज नॉट हैव एनी फिक्स पोर्ट। जैसे कि लीनियर ट्रेड का एक फिक्स पोर्ट होता है, ठीक है, जहाँ से लोडिंग होगी या जहाँ पे गुड्स को डिस्चार्ज किया गया। एक तो होगा लोडिंग पोर्ट जहाँ पे गुड्स को क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा शिपमेंट के लिए, और दूसरा पोर्ट होगा जहाँ पे गुड्स को डिस्चार्ज किया जाएगा। लीनियर ट्रेड में ये फिक्स होता है, पोर्ट, लोडिंग पोर्ट फिक्स होता है, डिस्चार्जिंग पोर्ट फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है कि किस समय लोड किया जाएगा, किस समय डिस्चार्ज किया जाएगा, कहाँ से होके शिप जाएगी। लेकिन अगर हम ट्रैम शिप की बात करें तो ट्रैम शिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई लोडिंग पोर्ट फिक्स होता है, ना डिस्चार्जिंग पोर्ट फिक्स होता है, ना कोई टाइम फिक्स होता है। देयर इज़ नो पीरियोडिसिटी ऑफ शिपमेंट एंड ट्रैम आर एंगेज ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग फेयर रेट या हायर चार्जेस म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द शिप ओनर एंड द चार्टरर। इसमें कहा गया है कि ये कुछ टर्म्स और कंडीशन के बेसिस पे होता है, इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। शिप ओनर से जो है चार्टर पार्टी क्या करती है, शिप को रेंट पे लेती है, बदले में शिप ओनर जो है वो चार्टर पार्टी से क्या लेगा, हायर चार्जेस लेगा या फिर फ्रेट रेट लेगा। और इन दोनों के बीच में क्या होगी, कुछ म्यूचुअली एग्री टर्म्स या कंडीशन होगी, उन बेसिस पे ये क्या करेंगे, डील करेंगे।
Tramp owner are always looking for port where profitable cargo is likely to be found, while charterer are looking for tramp which are available for hiring at a competitive rate. यानी कि जो भी हमारा शिप ओनर है वो ये चाहेगा कि मुझे ऐसी पार्टी मिल जाए जो जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हमारा जो चार्टर पार्टी है वो ये चाहेगी कि मुझे ऐसी शिप मिल जाए जो कम प्राइस पे मिल जाए, ठीक है, कम हायरिंग रेट पे मिल जाए. फ्रेट रेट या हायर चार्जेस इन ट्रैम्प ट्रेड इज जनरली decided by the law of supply and demand of tonnage cargo and various other technical and commercial factor. यानी कि शिप ओनर ने चार्टर पार्टी को क्या दी? शिप दी. शिप ओनर ने चार्टर पार्टी को शिप दी रेंट पे. अब रेंट पे शिप दी है तो बदले में शिप ओनर क्या लेगा? चार्जेस लेगा, हायर चार्जेस लेगा. अब ये चार्जेस किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं? ये चार्जेस डिफाइन किए जाते हैं कि शिप की डिमांड कितनी है. अगर शिप की डिमांड बहुत ज़्यादा है और शिप की सप्लाई बहुत कम है, ठीक है, शिप की नीड बहुत सारे पर्सन को है लेकिन इतनी शिप अवेलेबल नहीं है कि हर एक पर्सन की डिमांड को फुलफ़िल किया जाए, तो शिप की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होंगे? प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे. अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होंगे? कम होंगे. तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करते हैं कि कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है. साथ ही साथ ये किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचा रहे हो. आपकी क्वांटिटी के हिसाब से या टनेज के हिसाब से भी क्या होते हैं? रेट को चार्ज किया जाता है. और बहुत सारे फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं जिनके बेसिस पे क्या किया जाता है? हायर किया जाता है, हायर रेट को फिक्स किया जाता है. ये हम आगे आने वाले पॉइंट्स में और अच्छे से क्लियरली पढ़ लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से प्राइस को डिसाइड किया जाता है. ट्रैम्प एंगेजमेंट इज अकम्प्लिश विदाउट एनी गिवन सेट ऑफ कंडीशन एंड रूल्स. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि ट्रैम्प ट्रेड होता क्या है. ट्रैम्प ट्रेड यानी कि जिसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, फिक्स टाइमिंग नहीं होता, फिक्स लोडिंग या डिस्चार्जिंग पोर्ट नहीं होता. शिप ओनर जो चार्टर पार्टी है, जो पर्सन शिप को हायर करना चाहता है, उसको शिप दे देती है. बदले में शिप ओनर को उससे क्या मिलता है? एक फिक्स चार्जेस या रेट मिलता है जो किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड या सप्लाई चल रही है, या फिर पर टन के अकॉर्डिंग कि आप कितनी क्वांटिटी की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग भी जो है चार्जेस हो सकते हैं. या फिर आप कितने टाइम के लिए शिप को ले रहे हो, या फिर कितना जर्नी आपको कवर करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है. उसके बाद ही प्राइस को फिक्स किया जाता है. और आई होप कि आपको ट्रैम्प ट्रेड के बारे में पता चल गया होगा. सेकेंड पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ ट्रैम्प चार्टरिंग. कि ट्रैम्प चार्टिंग कितने तरीके की होती है. सबसे पहले ट्रैम्प चार्टरिंग जो होती है वो 3 तरीके की होती है, 3 टाइप्स की होती है. वोयाज चार्टर, टाइम चार्टर, बेयर बोट चार्टर या फिर चार्टर बाय डिमाइस. वोयाज चार्टर, वोयाज का मतलब होता है कि एक जर्नी को कंप्लीट करना. जर्नी या तो हो सकता है कि हम एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, यानी कि वन वे, ठीक है, एक साइड से दूसरी तरफ जा रहे हैं सिर्फ जाने के लिए. और दूसरी होती है वोयाज चार्टर की जाके आना, राउंड रूट, राउंड ट्रिप. ठीक है, 2 तरीके से वोयाज चार्टर होती है. एक तो सिर्फ सिंगल वन साइडेड होती है कि हमें यहाँ इस पोर्ट से इस पोर्ट तक जाना है. उसके बाद आती है हमारी सेकंड जो होती है वोयाज चार्टर में कि राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप में क्या होता है? जाके आना भी है. तो आई होप कि आपको समझ आया वोयाज चार्टर क्या होता है. टाइम चार्टर, टाइम चार्टर यानी कि जब हम जो शिप को रेंट पे लेते हैं, एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं कि मेरे को आपकी शिप रेंट पे चाहिए, मुझे 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 4 महीने के लिए चाहिए. एक टाइम फिक्स कर दिया, एक पीरियड फिक्स कर दिया कि इस पीरियड के लिए आपको शिप को रेंट पे चाहिए. आप चाहे वो शिप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, किसी भी पोर्ट पे लेके जा सकते हो, लेकिन वो पोर्ट क्या होना चाहिए? सेफ़ होना चाहिए. कोई भी ऐसा डेंजर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से शिप हमारी ख़राब हो जाए. यानी कि पोर्ट सेफ़ होना चाहिए और जिससे कि शिप डैमेज ना हो. पीरियड वाइज ये फिक्स होती है, कितने भी टाइम पीरियड के लिए आपको चाहिए उस पीरियड के अकॉर्डिंग आपको रेंट जो है वो पे करना पड़ता है. उसके बाद आती है हमारी बेयर बोट चार्टर. बेयर बोट चार्टर में जो भी चार्टर पार्टी होती है जिसने शिप को रेंट पे लिया, वो एज अ ओनर जो है वो बिहेव करता है कि वो खुद ही एज अ ओनर हो उस शिप का. कब तक के लिए? क्या हमेशा के लिए नहीं. जिस पीरियड तक के लिए उसने शिप को रेंट पे लिया है उस पीरियड तक के लिए माना जाता है कि एक्चुअल में ये ओनर है, वो ही अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि शिप को ख़राब नहीं करना. इसी चीज़ को हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो. सबसे पहले हम जानते हैं वोयाज चार्टर होता क्या है. अंडर द वोयाज चार्टर एंगेजमेंट अ शिप इज़ एंगेज फॉर ईदर अ सिंगल वोयाज और फॉर
consecutive round voyage for shipment of an agreed quantity of cargo, कि हम शिप ओनर को कह देते हैं कि भैया आपकी है ना, हमें शिप चाहिए, हमें चेन्नई से नेपाल या कोई भी ऐसी फिक्स डेस्टिनेशन तक हमें जाना है, उस पीरियड के लिए, उस टाइम, उस जर्नी के लिए हमें आपकी शिप चाहिए, या तो सिंगल वोएज के लिए, सिंगल जर्नी के लिए चाहिए, या फिर राउंड ट्रिप जाके आने के लिए चाहिए, ठीक है। और ये किसके लिए होता है कि हाँ हमें इतनी क्वांटिटी ऑफ कार्गो जो है वो क्या करना है, वहाँ तक पहुँचा के आना है। द शिप ओनर अंडरटेक to provide the vessel to the charterer for carriage of agreed cargo from one or two agreed port to be discharged at the named port or port within a certain range at rate and condition mutually agreed in advance, यानी कि शिप ओनर के बीच में और चार्टर पार्टी के बीच में ये पहले ही डील हो जाती है कि मेरे को इतना कार्गो, इतने गुड्स जो है वहाँ पे डिलीवर करके आने हैं, आपकी शिप का यूज़ करके मेरे को इन पोर्ट्स पे है जो अपना गुड्स डिलीवर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी के बीच में जो है कुछ टर्म्स और कंडीशन पहले से ही एग्रीड होती है कि हाँ मेरे को इन पोर्ट्स पे जाना है, इतने क्वांटिटी को लेके जाना है और इस रेट पे जाना है। ये रेट जो है वो फिक्स हो जाता है कि हाँ तुम अगर इतनी जर्नी कर रहे हो, इतनी क्वांटिटी लेके जा रहे हो तो आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। द शिप में बी पुट एट द चार्टरर डिस्पोजल ईदर बाय लेटिंग आउट इट फुल कैपेसिटी और पार्ट ऑफ इट, यानी कि शिप ओनर जो है वो चार्टर को या तो पूरी शिप दे देता है रेंट पे या फिर आधी शिप देता है। आधी शिप का मतलब क्या है, यानी कि जो भी शिप है उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है, लेकिन जो चार्टरर है उसके तो सिर्फ 50 कंटेनर है, उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक लेके जाना है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक लेके जाना है। तो बाकी जो रिमेनिंग 50 पोर्ट्स की 50 कंटेनर का जो स्पेस है उसके पैसे तो देने पड़ेंगे चार्टर को, लेकिन जब वो उसका यूज़ ही नहीं कर रहा तो वो पैसे क्यों दे। वो कह देते हैं शिप ओनर को, भैया मेरे को भाई आपकी आधी शिप चाहिए, यानी कि आधी शिप का मैं रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ, आधी शिप आपको चाहे किसी और को दे दो, ठीक है, कोई और अपना सामान जो है वो पहुँचा देगा जहाँ पे पहुँचाना होगा, मेरे को तो हाफ चाहिए। तो शिप ओनर जो है ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आपको फुल शिप जो फुल कैपेसिटी है वो चाहिए या हाफ कैपेसिटी चाहिए शिप की, ठीक है। सम टाइम हाउएवर द शिप कैपेसिटी में बी लेट आउट टू मोर देन वन चार्टर, यानी कि जब हम क्या करते हैं एक चार्टर से ज़्यादा चार्टर को क्या करते हैं शिप रेंट पे दे देते हैं, इन विच केस द शिप ओनर एंटर इनटू डिफरेंट एग्रीमेंट विद द इंडिविजुअल चार्टर, यानी कि हमने एक शिप को दो पर्सन को रेंट पे दिया, क्या सेम टर्म्स और कंडीशन होगी, नहीं, हर एक पार्टी के साथ जो है डिफरेंट इंडिविजुअल टर्म्स या कंडीशन को फिक्स किया जाएगा। द शिप ओनर अंडर वोया चार्टर, शिप ओनर जो है वोया चार्टर के अंदर क्या करता है, डायरेक्ट द मास्टर ऑफ द वेसल टू रिपोर्ट एट द नेम पोर्ट ऑफ द लोडिंग विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आफ्टर द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि आफ्टर द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट और एट और बिफोर एन एग्रीड डेट एज स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट। शिप ओनर और चार्टर पार्टी के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि हाँ हम आपको शिप रेंट पे दे देंगे, कि जो भी हमारा चार्टर पार्टी है वो ये बताएगी कि मेरे को इस पोर्ट पे आप जो है शिप प्रोवाइड कर देना ताकि मैं इस पोर्ट पे लोडिंग कर सकूं और अगले पोर्ट पे क्या कर सकूं, डिस्चार्ज कर सकूं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शिप ओनर को जो है या फिर जो मास्टर है वेसल का, शिप का, उसको पहले ही बताना होगा, शिप ओनर को बताना होगा और साथ में जो चार्टर पार्टी है उसको भी बताना होगा जब शिप जो है पोर्ट पे रेडी है, तैयार है लोडिंग के लिए, उसको चार्टर पार्टी को पहले रिपोर्ट करना होगा कि हाँ मेरी शिप जो है वो रेडी है, आप इसको लोडिंग कर सकते हो और जर्नी पे लेके जा सकते हो, आज के लिए रेडी है। इफ़ द वेसल डज नॉट रिपोर्ट फॉर लोडिंग अकॉर्डिंगली द चार्टर में थ्रू अप द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कैंसिल इट और अल्टरनेटिवली क्लेम डैमेज फॉर एनी कॉन्सिक्वेंटली लॉस, यानी कि इसमें कहा गया कि शिप ओनर और चार्टर पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मेरे को 2 दिन बाद, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे को 2 दिन बाद सुबह 10 बजे ये शिप यहाँ पे इस पोर्ट पे रेडी चाहिए, ठीक है। अब ये शिप ओनर जो शिप का मास्टर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो शिप को उस समय पे रेडी करवाए, ठीक है, और रेडी करने के बाद वो चार्टर पार्टी को इन्फॉर्म करे कि हाँ शिप रेडी है, आप आके शिप के अंदर लोडिंग कर सकते हो। अगर 2 दिन के अंदर अंदर वो शिप रेडी नहीं हुई गिवन टाइम पे, जो भी टाइम चार्टर ने बताया था, तो वो क्या कर सकता है, वो कैंसिल भी कर सकता है शिप को कि मेरे आपकी वजह से मेरा नुकसान हो गया है, ठीक है। अब वो
शिप ओनर की जिम्मेवारी बनती है कि वो चार्टर पार्टी को क्या करे, कंपनसेट करे, क्योंकि जो भी टाइम गिवन था, जो भी टाइम दिया गया था चार्टर पार्टी के द्वारा, जो भी पोर्ट दिया गया था जहाँ पे उसको वो शिप रेडी चाहिए थी, अगर वो रेडी नहीं मिली उस टाइम पे उस प्लेस पे, तो चार्टर पार्टी क्या कर सकती है, चार्टर पर्सन जो है वो उस शिप को कैंसिल कर सकता है, और जो भी लॉस हुआ उस चार्टर का उसका कंपनसेट कौन करेगा, शिप ओनर करेगा। फॉर एंगेजिंग अ ट्रैम्प ऑन वोयाज basis the charterer are to pay a certain amount known as freight, यानी कि the charterer are to pay a certain amount known as freight, यानी कि जो वोयाज ट्रिप के लिए है, वोयाज को फिक्स किया, एक जर्नी के लिए चार्टर पार्टी ने क्या किया, शिप को रेंट पे लिया। अब चार्टर पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि उसको पेमेंट करे, उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेट रेट। फ्रेट कैन बी कंप्यूटेड ईदर ऑन लमसम बेसिस और ऑन पर टन बेसिस, या तो उन दोनों के बीच में जो फ्रेट है वो किस तरीके से डीलिंग होगी कि आप इस जर्नी के लिए शिप को ले रहे हो, आप मेरे को टोटल इतने पैसे जो है दे देना रेंट के, या फिर ये कहा जाता है कि जितने भी आपकी क्वांटिटी आप लेके जाओगे उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर देना। पेमेंट दो बेसिस पे होगी, या तो लमसम बेसिस पे होगी या फिर पर टन बेसिस पे होगी। वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी उन दोनों पार्टी बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो ही डिसाइड करेंगे कि किस बेसिस पे पेमेंट करनी है। Thus, where freight payable is computed on the actual quantity of cargo loaded, freight is calculated on per ton basis. एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि जो भी पेमेंट होगी वो क्वांटिटी के बेसिस पे होगी, ठीक है। तो क्वांटिटी बेसिस पे होगी तो किस तरीके से, पर टन बेसिस पे जो है वो फ्रेट चार्ज किए जाएंगे। अगर लमसम बेसिस पे होगी, अल्टरनेटिव लमसम फ्रेट में बी चार्ज इन द फर्स्ट केस फॉर एनी कैपेसिटी विच रिमेन अनयूज्ड। द चार्टरर मे बी रिक्वायर्ड टू पे अ सर्टेन सम to the ship owner that freight, or alternatively the unused capacity may be hired out to another charterer at the ship owner's option, ठीक है। अब ये कहा गया शिप तो ले ली, चार्टर पार्टी ने शिप ओनर से शिप तो ले ली रेंट पे, हो सकता है पूरी शिप ले लियो, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी थी वो हाफ शिप की थी, कि उसकी जो भी कार्गो था वो आधी शिप के अंदर लोड हुआ है। तो जब रिमेनिंग पार्ट बच गया, या तो उसको कुछ ना कुछ डेट चार्जेस करने पड़ेंगे, डेट फ्रेट पे करना पड़ेगा शिप ओनर को, या फिर वो शिप ओनर को कहेगा कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप किसी और को दे दो। तो शिप ओनर पे बेस करते हैं कि शिप ओनर क्या ऑप्शन चूज करता है, किसी और को देगा या फिर आपसे ही वो क्या करेगा, प्राइस चार्ज करेगा। Under the arrangement where a lump sum freight is charged on the total capacity of the ship owner will charge freight for full capacity. And if the charter failed to load the ship up to its capacity, they may have the option to hire out unused space to others. ये वही बात है जो अभी मैंने बताई, अगर पूरी कैपेसिटी यूज़ नहीं कर पाए तो आप किसी और को रेंट पे दे सकते हो। In the voyage charter, the ship owner are not only to meet all the expenses of running the ship, अब such as officer and crew wages, stores, provision, insurance, depreciation, etc., but also the operating expenses like fuel cost, port charges, light dues, etc. इसमें कहा गया कि वोयेज चार्टर के अंदर शिप ओनर आर नॉट ओनली टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, शिप ओनर सिर्फ सारे एक्सपेंसेस ही पे नहीं करेगा, जैसे कि ऑफिसर एक्सपेंसेस, क्रू वेजेस, स्टोर, प्रोविजन, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी पे करेगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस है वो कौन पे कर रहा है, शिप ओनर पे कर रहा है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे वो रनिंग एक्सपेंस हो, ठीक है। द शिप ओनर रिकॉप देयर एक्सपेंस एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द फ्रेट पेड बाय द चार्टर। अब इसमें कहा गया कि हमने कहा कि जितने भी रनिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो शिप ओनर पे कर रहा है, और रेंट पे शिप कौन ले रहा है, शिप रेंट पे ले रहा है चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी क्या देगी, शिप ओनर को फ्रेट देगी। तो क्या वो जो भी एक्सपेंस पे किया जा रहा है क्या वो शिप ओनर बियर करेगा, नहीं, जो भी फ्रेट रेट चार्ज किए जाएंगे शिप ओनर से उनके अंदर ही सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और रनिंग एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं, वो अलग से सेपरेटली उनको शो नहीं करता। वो सिर्फ ये कहता है, शिप ओनर सिर्फ ये कहता है कि मेरे को आपको इतना फ्रेट रेट पे करना है, हायर रेट इतना पे करना है, जितना भी एक्सपेंस होगा, रनिंग एक्सपेंस होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, आपको उसकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे एक्सपेंस मैं पे करूँगा, आप सिर्फ मेरे को फ्रेट रेट जो है वो पे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है थ्रो तो चार्टरर पे ओनली फ्रेट
बट इन सर्टेन केसेस हमने यहाँ ये तो देख लिया कि चार्टर पार्टी को सिर्फ फ्रेट रेट पे करने होते हैं और कोई एक्सपेंस पे नहीं करना होता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं दे मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बियर स्टेवडरिंग एक्सपेंसिव होली और पार्टली। स्टेवडरिंग एक्सपेंसिव जो है वो किसको पे करने पड़ जाते हैं? चार्टर पार्टी को। फ्रेट रेट तो पे कर रही है, फ्रेट रेट तो चार्टर पार्टी पे कर रही है, लेकिन जितने ऑपरेटिंग या रनिंग एक्सपेंस है वो शिप ओनर पे कर रहा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे चार्टर पार्टी को फ्रेट रेट के साथ स्टेवडरिंग एक्सपेंस भी पे करने पड़ जाते हैं। या तो वो सारे के सारे स्टेवडरिंग एक्सपेंस पे करेगा या फिर आधे। स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? जैसे लोडिंग, शिप को लोड करवाया, शिप के अंदर जो भी गुड्स या कार्गो को लोड करवाया, डिस्चार्ज करवाया, उसमें जो एक्सपेंसेस आते हैं ट्रिमिंग में, स्पाउटिंग में, जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं वो कौन पे कर रहा है? चार्टर पार्टी पे कर रही है। द चार्टरिंग एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंट टू विच द चार्टर रेट कवर दिस कोस्ट। द चार्टर रेट कैन टेक एनी ऑफ द फोर फॉलोइंग फॉर्म। यानी कि जो चार्टर रेट है वो 4 तरीके के होते हैं। यानी कि इसमें हम मेनली स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस की ही बात करेंगे। फ्रेट रेट पे करने हैं वो तो करने ही है, लेकिन स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस कई केसेस में पे करने पड़ जाते हैं चार्टर पार्टी को, और इस चीज़ को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो ये ध्यान में रखो कि स्टेवडरिंग एक्सपेंस वो होता है कि जब शिप में कार्गो को लोड किया जाए और शिप में से डेस्टिनेशन पे जब कार्गो को अनलोड किया जाए या डिस्चार्ज किया जाए, तो जो भी एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस। ये समटाइम कौन पे करता है? चार्टर पार्टी। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लीनियर रेट। लीनियर रेट मीन्स स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस आर borne by the ship owner who recover the same in the agreed freight। यानी कि thus freight charges is inclusive of स्टेवडरिंग expenses। These rates are also known as gross rate। इसमें कहा गया कि लीनियर रेट के अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो शिप ओनर है वो चार्टर पार्टी से फ्रेट रेट चार्ज करेगा, और जो स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव है, जो रनिंग एक्सपेंसिव है, वो फ्रेट रेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है फ्री इन एंड आउट। फ्री इन एंड आउट क्या कहता है? एफआईओ द एग्रीड फ्रेट रेट डू नॉट इंक्लूड स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस which will be separately charged from the charterer। These rates are also known as rate on free terms। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेवडरिंग चार्जेस होती है, लोडिंग और डिस्चार्जिंग एक्सपेंस होते हैं, वो फ्रेट रेट के अंदर इंक्लूड नहीं होते, वो सेपरेटली चार्ज किए जाते हैं चार्टर पार्टी से। जितना भी एक्सपेंस होगा वो चार्टर पार्टी से ही चार्ज किया जाएगा। शिप ओनर अपने जेब से कुछ भी नहीं देगा। वो तो ये बताया गया है कि कब वो फ्रेट रेट में इंक्लूड होते हैं और कब वो सेपरेटली चार्ज किए जाते हैं। तो फ्री इन और आउट में क्या होते हैं कि जो भी स्टेवडरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सेपरेटली चार्ज किए जाते हैं चार्टर पार्टी से, फ्रेट रेट के अंदर इंक्लूड नहीं होते, और इसको हम बोलते हैं फ्री टर्म। थर्ड पॉइंट आता है फ्री इन एंड ग्रोज आउट। इन दिस केस लोडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एग्रीड रेट while the discharging expenses are included in the rate। यानी कि इसमें कहा गया कि जो फ्रेट रेट होते हैं, जो फ्रेट रेट होता है उसके अंदर डिस्चार्जिंग एक्सपेंस इंक्लूड होता है। डिस्चार्जिंग एक्सपेंस जो होता है वो फ्रेट रेट के अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन जो लोडिंग एक्सपेंस होता है वो सेपरेटली चार्ज किया जाता है। ग्रोस इन एंड फ्री आउट। ग्रोस इन एंड फ्री आउट का मतलब इस केस में क्या होता है कि लोडिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द एग्रीड रेट। फ्रेट रेट के अंदर ग्रोस लोडिंग एक्सपेंस इंक्लूड होता है, लेकिन डिस्चार्जिंग एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होता। वेरी नाइस। डिस्चार्जिंग एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीड फ्रेट रेट। आई होप आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ आ गए हो, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं हो। सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जितना भी एक्सपेंस होगा वो किससे चार्ज किया जाएगा? चार्टर पार्टी से ही चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रॉफिट होगा वो भी इंक्लूड होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी शिप क्यों दे रहा है रेंट पे? ताकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है। जब वो एक्सपेंस उसके खुद बियर करेगा तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है।
वो सारे एक्सपेंस किससे चार्ज करेगा? सारे एक्सपेंस चार्टर पार्टी से ही चार्ज करेगा, लेकिन इसको 4 केस में डिवाइड किया गया। लीनियर रेट, लीनियर रेट का मतलब वो रेट है जब सारे के सारे एक्सपेंसेस फ्रेट रेट में इंक्लूड होते हैं, और सिर्फ हमने चार्टर पार्टी को कहा कि तुम्हें 30,000 रुपये हमें देने हैं। इस 30,000 रुपये के अंदर उसके फ्रेट रेट, ऑपरेटिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस, टेंडरिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ इंक्लूड है। हमने ये सारी सेपरेटली उसको बताई नहीं है, उससे हमने सिर्फ इतना पैसा मांगा और वो देने के लिए तैयार हो गया। फ्री इन एंड आउट, फ्री इन आउट में क्या होता है कि फ्रेट रेट में ऑपरेटिंग और रनिंग एक्सपेंस इंक्लूड है, लेकिन जो स्टेपडरिंग एक्सपेंस है वो हम सेपरेटली उससे मांग रहे हैं। फ्री इन एंड ग्रोस आउट, फ्री इन एंड ग्रोस आउट का मतलब क्या है? जब फ्रेट रेट के अंदर डिस्चार्जिंग एक्सपेंस तो इंक्लूड है, लेकिन लोडिंग एक्सपेंस हम अलग से उससे मांग रहे हैं, जिससे चार्टर पार्टी से। ग्रोस इन एंड फ्री आउट के अंदर क्या होता है? लोडिंग एक्सपेंस इंक्लूड है, लेकिन जो हमारे डिस्चार्जिंग एक्सपेंस है वो सेपरेटली चार्ज किए जा रहे हैं। उसके बाद है चॉइस ऑफ शिप ओनर इन एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है इसमें वो है चॉइसेस ऑफ शिप ओनर इन एम्प्लॉयमेंट। ट्रैम शिप ओनर आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी रिजिड discipline in employment of their ship, and their decision to let the ship on the voyage basis will depend upon a number of factor। एक शिप ओनर की चॉइस है कि वो अपनी शिप को रेंट पे दे या ना दे, ठीक है। वो बहुत सारे फैक्टर को क्या करता है? कंसिडर करता है अपने शिप को रेंट पे देने से पहले, ठीक है। वोयाज जर्नी से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखना पड़ता है। द शिप मे बी ऑफर्ड ईदर ऑन अ सिंगल वोयाज और ऑन consecutive और राउंड वोयाज बेसिस इन कैरिंग डिफरेंट कार्गो इन डिफरेंट एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑन टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ट सूटेड टू दैम। यानी कि जो भी शिप ओनर और चार्टर पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ टर्म्स या कंडीशन के बेसिस पे होता है। शिप ओनर चार्टर पार्टी को दो चीज़ों के ऊपर, 2 टाइप्स से शिप को देता है, या तो सिंगल वोयाज बेसिस पे या राउंड वोयाज बेसिस पे। ये डिपेंड करता है कि शिप ओनर किस तरीके से शिप को देना चाहता है, या फिर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के कार्गो के लिए वो अपनी शिप को देना चाहता है, ठीक है। डिफरेंट कार्गोज जो है वो लोड किए जाते हैं, डिफरेंट कार्गो की ट्रेडिंग की जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के कार्गो के लिए वो अपनी शिप को रेंट पे देगा, वोयाज बेसिस पे देगा, किन टर्म्स या कंडीशंस पे देगा, किस तरीके की वोयाज बेसिस पे देगा। Thus, the employment of a ship in voyage charter will be influenced by a number of factor। यानी कि जो voyage charter पे वो अपनी शिप देगा रेंट पे, वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस की जाती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं। उन फैक्टर को हम देखते हैं अभी कि किन फैक्टर के बेसिस पे वो अपनी शिप को रेंट पे देगा। फर्स्ट फैक्टर है फ्यूचर ट्रेंड इन फ्रेट मार्केट, कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा, फ्यूचर में डिमांड हाई होगी या सप्लाई ज़्यादा होगी। सप्लाई ज़्यादा है फ्यूचर में, डिमांड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो रेट कम होने वाले। इससे बेटर कि अपना प्रॉफिट पहले ही सेव कर लो, अभी से ही क्या कर दो, शिप को वोयाज बेसिस पे दे दो, राउंड वोयाज पे दे दो, क्योंकि हमने देखा कि फ्यूचर में सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, तो हम राउंड वोयाज पे शिप को आज देना पसंद करेंगे ताकि हम अपना फ्यूचर प्रॉफिट को सेव कर सकें। लेकिन अब हमें ये पता चला, सेकंड कंडीशन ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है शिप की फ्यूचर में, क्योंकि सीज़न आ चुका है। कुछ ऐसे सीज़न होते हैं जो कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शिप्स की, तो हो सकता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और सप्लाई बहुत कम होने वाली है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइस ज़्यादा होंगे। जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी तो ज़्यादा है। तो हम आज सिंगल वोयाज पे शिप देंगे ताकि हमें जब भी टाइम हो ना, एट द टाइम की जब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तब हमारे पास हमारी शिप अवेलेबल हो, तो हम सिंगल वोयाज पे, सिंगल जर्नी पे अपनी शिप को देंगे ताकि हम आगे आने वाले प्रॉफिट को कमा सकें। Since freight in the tramp market is not suitable but in subject to changes depend on the demand and supply for space, which are influenced by the level and nature of international trade in commodity in foreseeable future, the ship owner commitment is affected by their perception of the freight trade। यानी कि जो भी डिमांड या सप्लाई मैटर करती है, कितना स्पेस होगा, इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से बढ़ने वाला है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही एक शिप ओनर क्या करता है, अपनी शिप को रेंट पे देने की सोचता है कि आगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा, फ्यूचर में क्या रेट होगा। दस इफ़ प्रेजेंट मार्केट कंडीशन आर डिप्रेस एंड फ्रेट रेट हैव फॉलन बट देयर इज़ अ फेवरेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर कंडीशन,
द शिप ओनर विल गो इन फॉर अ सिंगल वोयाज फिक्सेशन। इसमें कहा गया आज की मार्केट कंडीशन ज़्यादा अच्छे नहीं है, आज के समय में हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, डाउन गिरी हुई है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, आज के रेट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन आज हम अपनी शिप को खाली तो नहीं छोड़ सकते, आज पैसा ये तो नहीं है कि कमाएंगे नहीं, कमाएंगे, आज भी अर्निंग करेंगे। हम अपनी शिप को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देंगे, कम टाइम के लिए देने की सोचेंगे, तब भी ताकि जब टाइम आए अर्निंग करने का तो हमारी शिप हमारे पास अवेलेबल हो। इस समय में हम अपनी शिप को सिंगल वोयाज बेसिस पे देंगे। There is because a long-term commitment may be less beneficial to them and they may wait for favorable market condition to emerge। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक favorable market conditions का वेट कर रहे हैं, इसलिए अपनी सिंगल जो वोयाज है उसको सिंगल शिप को सिंगल वोयाज बेसिस पे दे रहे हैं। द अपोजिट will happen when the present market condition are buoyant, but there is an exception of the fall in the rate in the future. In such a situation consecutive voyage fixation will be favored। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज करो आज की मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, अभी बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में डिमांड कम होने वाली है, हम आज शिप को डबल यानी कि क्या करेंगे, शिप को राउंड ट्रिप पे देंगे कि आप जाने आने की ट्रिप को फिक्स कर लो, ताकि प्रॉफिट अभी से क्या हो जाए, हमारा फिक्स हो जाए, आगे आने वाले नुकसान को हमें झेलना ना पड़े, हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके उस समय भी, तब मार्केट कंडीशन डाउन है। पहला पॉइंट तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि फ्यूचर ट्रेंड इन फ्रेट मार्केट क्या होता है। फ्यूचर ट्रेंड के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हमें अपनी जो वोयाज है वो सिंगल वोयाज बेसिस पे देनी चाहिए या राउंड वोयाज बेसिस पे देनी चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेकंड टॉपिक है, वो स्पेसिफिसिटी ऑफ द वेसल। इंडिविजुअल ट्रैम शिप आर डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन स्पेसिफिक ट्रेड। For example, an ore carrying ship will be designed differently from a grain carrying ship. Similarly, an oil tanker is more suitable and efficient to carry liquid cargo. However, the degree of specificity vary and certain ships may be employed in trade other than their normal trade with little or no changes। तो आई होप कि आपको समझ आएगा स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है। वेसल का है शिप, वेसल का मतलब होता है शिप, वो शिप जो स्पेशल एक चीज़ के लिए बनी हुई है, जैसे कि टैंकर शिप जिसमें हम सिर्फ लिक्विड कार्गो को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ड्राई शिप जिसमें हम सिर्फ ड्राई कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्या हम ड्राई कार्गो में लिक्विड को क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नहीं। या फिर लिक्विड कार्गो में हम ड्राई कंपोनेंट्स को, ड्राई कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नहीं। यानी कि ऐसे शिप जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हुई है, उस चीज़ की हम बात करेंगे इस पॉइंट में कि एक स्पेसिफिक शिप जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हुई होती है, जो कि बहुत कम क्या कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वो शिप जिसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ करो हमारी किस चीज़ की काम है, हमारा जो है कार्गो है, जो हमारा शिप है वो ऑयल टैंकर है, या फिर जिसमें हम लिक्विड कार्गो को कैरी कर सकते हैं। अब कंडीशन ये आ गई कि जो लिक्विड कार्गो की जो डिमांड है वो कम हो गई, लेकिन ड्राई कार्गो की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे। हम क्या नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते कि हम ऑयल कार्गो की ट्रेडिंग छोड़ के ऑयल कार्गो को शिप में रेंट पे देने से अच्छा हम ड्राई कार्गो के लिए शिप को रेंट पे देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी शिप बनी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, ठीक है। इन केस वेयर द डिग्री ऑफ specificity is marginal, the ship owner may continuously jump from one trade to another in order to get benefit from the buoyant market condition। इसमें कहा गया अगर हमारी शिप कुछ ऐसी है कि वो क्या कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है, कि वो ये कार्गो भी ले जा सकती है, कि वो वाला कार्गो भी ले जा सकती है, तो क्या कर सकती है, जो शिप हमारी जो हायर डिग्री है क्या है, चेंजेस कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं अपनी शिप में, ठीक है। However, a ship with a high degree of specificity will be continuously employed in that trade even if freight rate market is depressed while other freight market is buoyant। यानी कि सपोज करो और बाकी जो मार्केट कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि डिमांड
बहुत ज़्यादा हो गई है, जब डिमांड किसी और कार्गो की बहुत ज़्यादा है और कार्गो के लिए शिप की ज़्यादा है और हमारी शिप जो है वो क्या कर सकती है, चेंजिंग नेचर की है, वो इस कार्गो को भी ले जा सकती है, उस कार्गो को भी ले जा सकती है, तो हम अपनी शिप को क्या करेंगे, उस कार्गो को ले जाएंगे जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। यानी कि हमारा है ऑयल टैंकर, डिमांड बढ़ रही है ड्राई कार्गो की, क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं। चाहे ऑयल टैंकर की डिमांड कम हो लेकिन हमें काम तो उसी में करना पड़ेगा, चाहे डिमांड कम हो या ज़्यादा हो। But if the average cost of making changes in the vessel is less than expected in other trade, the ship owner may shift over to this trade. As a general rule, more specifically designed, the ship the less will be its chances to jump from one trade to another. For example, an oil tanker will not be used for carrying dry cargo even if the tanker market is very depressed. तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर हम ड्राई का टैंकर का यूज़ नहीं कर सकते ड्राई बल्क के लिए, ठीक है, और ड्राई बल्क का यूज़ शिप जिसमें हम ड्राई कार्गो को कैरी करते हैं उसमें हम लिक्विड कार्गो का यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते लिक्विड कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। चाहे इधर कोई सी भी मार्केट जो है बूस्ट है, सिर्फ हमें अपने स्पेसिफिक शिप की मार्केट को देखना होगा कि वो अगर वो डिप्रेस है तो हमें उसी में ही काम करना है। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी शिप को चेंज कर ले उस चीज़ के साथ, उस शिप के साथ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो चेंजेस करने में जो पैसे वो कम लग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मोटिव है कि आप अपनी शिप में चेंजेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लो। तो आपने दो चीज़ें आज इस पॉइंट में समझ ली कि किस बेसिस पे, किस टर्म्स या कंडीशन पे, किस फैक्टर के बेसिस पे एक जो वोयाज चार्टर है, चार्टर को एक वोयाज दी जाती है। एक तो होता है फ्यूचर ट्रेंड क्या है, और उसके बाद हमारी वेसल किस तरीके की है, नेचर ऑफ वेसल किस तरीके का है। उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है वेदर कंडीशन। दिस कंडीशन हैव डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द एक्सपेंसेस टू बी इंकर बाय द शिप ओनर अंडर वोयाज चार्टर। Unfavorable weather condition will push up the operational expenses. For example, by committing a ship for a transatlantic trading during winter month, the oil expenses या bunker expenses will go up because the speed of the carrier will be allowed down. Consumption of oil will go up while insurance premium will rise as the vessel will be exposed to heavy weather damage. यानी कि इसमें ये कहा गया, हम ये भी देखेंगे कि वेदर की कंडीशन कैसी है। अगर हो सकता है कि वेदर की कंडीशन क्या है, ख़राब हो, अगर हम ट्रेड उस समय कर रहे हैं जब विंटर मंथ के समय क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जितने भी वोयाज चार्जेस, वोयाज चार्टर बेसिस में क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो चाहे ऑपरेशनल एक्सपेंस हो चाहे रनिंग एक्सपेंस हो, वो शिप ओनर पे कर रहा है। तो अगर शिप ओनर ऐसा करता है उस सीज़न में करता है जहाँ पे जब डैमेज के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको इंश्योरेंस की भी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ठीक है। और जब कंडीशन अच्छी नहीं है, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो शिप को चलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, डिले होगा, जिससे कि ऑयल एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसमें ये बात की गई है कि हम अपनी वेदर कंडीशन को भी ध्यान में रखेंगे कि वेदर कंडीशन क्या है। अनफेवरेबल वेदर कंडीशन है या फेवरेबल वेदर कंडीशन है। Similarly, after discharging the cargo, immediate and sufficient tonnage may not be available for the return voyage and it may have to make a ballast trip. Ballast is the heavy material in the form of sand, water or oil to keep the ship in balance in transit. In such a situation, single voyage charter may not be accepted and the vessel may be committed for a round voyage but only at a high freight rate. इसमें ये कहा गया है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वेदर कैसा है। अगर फेवरेबल वेदर है तो जो रनिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंश्योरेंस जो पे किया जाएगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है पे करने में। हम अपनी जो शिप का है वो इजीली दे सकते हैं, वो चाहे वो वन साइडेड आप वोयाज करना चाहो, सिंगल वोयाज करना चाहो तो ले सकते हो, राउंड वोयाज करना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन जब वेदर कंडीशन अनफेवरेबल है, वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ज़्यादा आ रहा है, हमारा रनिंग एक्सपेंस भी ज़्यादा आ रहा है, टेम्परिंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे एक्सपेंस जब ज़्यादा आ रहे हैं, ऑयल यूज़ हो रहा है वो भी ज़्यादा लग रहा है, तो ऑयल एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम ये करेंगे कि
हम सिंगल वोयाज का यूज़ नहीं करेंगे। सपोज करो हमने सिंगल वोयाज का यूज़ किया, हमने गुड्स को डिलीवर किया, डिस्चार्ज किया, वो शिप वहाँ से वापस आएगी तो हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल भी, कुछ कार्गो भी तो होना चाहिए ताकि हम वो लेके आ सके, ताकि शिप को बैलेंस किया जाए। सपोज करो कोई कार्गो ही नहीं है हमारे पास, तो शिप को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो हम किसका यूज़ करते हैं? ब्लास्ट ट्रिप का यूज़ करते हैं। ब्लास्ट ट्रिप क्या होती है? जब हमारे पास कोई मटेरियल नहीं होता, ठीक है, तो हम शिप में क्या लेके आते हैं? सैंड को लेके आते हैं, वाटर को लेके आते हैं, ऑयल को लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ को लेके आते हैं ताकि हम अपनी शिप को क्या कर सके? बैलेंस कर सके। तो ये प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम अवॉइड करते हैं सिंगल वोयाज का यूज़ करना। इस केसेस में हम राउंड वोयाज का यूज़ करते हैं, और राउंड वोयाज का भी यूज़ तब किया जाता है जब हाई फ्रेट रेट चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये तीनों पॉइंट क्या थे कि किन फैक्टर को ध्यान में रख के एक शिप ओनर अपनी शिप को वोयाज बेसिस पे चार्टर पार्टी को देता है। 3 फैक्टर है। फ्यूचर की मार्केट कंडीशन क्या होगी? फ्यूचर की मार्केट कंडीशन को देख के ही 2 चीज़ों की बेसिस पे शिप को दिया जाता है, चाहे तो वो सिंगल वोयाज बेसिस पे दे, चाहे वो राउंड वोयाज बेसिस पे दे। ठीक है, फ्यूचर कंडीशन को देखा जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि उसकी जो शिप है वो स्पेसिफिकली पर्पस के लिए बनी है या फिर हर एक कार्गो के लिए बनी है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है तो उसके पास कोई चांसेस ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, क्योंकि चाहे मार्केट डिप्रेस हो, चाहे मार्केट जो है वो बूम पीरियड पे हो, उसको यूज़ तो वही शिप करनी है। अगर उस स्पेसिफिक कार्गो की मार्केट डाउन है तो भी उसको अपनी शिप को उसी काम में लगाना होगा, क्योंकि वो अपनी शिप को जो है किसी और कार्गो के लिए यूज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी शिप जो है वो स्पेसिफिक बेसिस पे बनी है। उसके बाद आती है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन फेवरेबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अनफेवरेबल है तो हम ये देखेंगे सिंगल वोयाज का यूज़ करें या फिर राउंड वोयाज का। अनफेवरेबल कंडीशन में हम कभी भी सिंगल वोयाज का यूज़ नहीं करते, क्योंकि सिंगल ट्रिप के अंदर अगर हम गुड्स को डिस्चार्ज कर देते तो वहाँ से कोई ना कोई गुड्स लाना ही पड़ेगा। अगर मान लो हमारे पास कोई गुड्स अवेलेबल नहीं है, कोई कार्गो अवेलेबल नहीं है उस पोर्ट से वापस आने के लिए, तो हमें बोट को बैलेंस तो करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो हम ब्लास्ट ट्रिप का यूज़ करेंगे। ब्लास्ट ट्रिप क्या होती है? ब्लास्ट ट्रिप जब हम शिप को बैलेंस करते हैं सैंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ऑयल के थ्रू। इस केसेस में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, वेदर कंडीशन अनफेवरेबल है तो बहुत ज़्यादा चार्जेस आते हैं। इस केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ राउंड ट्रिप का यूज़ करते हैं, और तब यूज़ करते हैं जब फ्रेट रेट हमें ज़्यादा चार्ज करने होते हैं, और इस केस में भी फ्रेट रेट को बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो इसकी जो रिमेनिंग टॉपिक है, जो टाइम चार्टर है, बियर चार्टर है, और जो 2 रिमेनिंग टॉपिक्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेन क्लॉजेस के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और वीडियो जो अगर ज़्यादा बड़ी होएगी तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।